गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हमारा कहाँ से? गुड मॉर्निंग। ओके, तो हम लोग लास्ट क्लास में सुपर कंडक्टिविटी डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, जैसे कि हम बताए थे, देखो इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं ना, वो बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो काफी थ्योरेटिकल टॉपिक है ये। तो लास्ट क्लास में सुपर कंडक्टिविटी से रिलेटेड लंदन इक्वेशन वगैरह बताया गया था। उसमें जो हम लोग पेनिट्रेशन डेप्थ निकाले थे। ठीक है, पेनिट्रेशन डेप्थ का कुछ हमारा फॉर्मूला इस तरह से निकला था। ठीक है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सुपर कंडक्टर ये बताया गया था। जैसे मान लीजिए इधर सुपर कंडक्टर है, ठीक है, वी हैड डिस्कस्ड लंदन इक्वेशन, है ना। कुछ इस तरह से रिजल्ट आया था ना, डेल स्क्वायर बी इज इक्वल टू -1/λ² और इंटू बी, यही था ना, इज इक्वल टू 0। दिस वाज द इक्वेशन, राइट? यस सर। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन, इसमें लेमडा का वैल्यू हमारा था, लेमडा वाज इक्वल टू कितना था ये, m डिवाइडेड बाय n ई स्क्वायर और इंटू म्यू नॉट था परहैप्स, है ना। इसमें n जो है ना, कंसंट्रेशन ऑफ सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो दैट्स व्हाट इट वाज, लेमडा इज इक्वल टू। ठीक है, इसमें यही बताया गया था कि जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड अंदर में बाहर में ज्यादा है, ठीक है ना, ये सुपर कंडक्टर है और ये मान लो वैक्यूम है। ठीक है, वैक्यूम, तो आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड बिगर है, तो अंदर में मैग्नेटिक फील्ड जो है स्मॉलर होता जाता है। ठीक है ना, और अल्टीमेटली, ठीक है, ये ऐसे कुछ डिस्टेंस के बाद ये ऐसे 0 हो जाएगा। ठीक है, इट विल बिकम 0। तो मतलब ये जो लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ है, ओके, दिस एक्चुअली गिव्स यू, ये जानते हो, सिमिलर टू, दिस इज सिमिलर टू स्किन डेप्थ जो हम लोग ईएमटी में पढ़ते हो ना, दिस इज सिमिलर टू स्किन डेप्थ है, ईएमटी में जो पढ़ाया जाता है। ठीक है ना, जो कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इस ईएमटी में। तो मतलब हम मान सकते हैं कि लगभग लेमडा डिस्टेंस तक मैग्नेटिक फील्ड अंदर पेनिट्रेट करेगा, उसके बाद फिर अंदर में मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाता है। इधर इस साइड मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा लगभग, मतलब लेमडा ऑर्डर में। ठीक है ना, ऑफ द ऑर्डर ऑफ लेमडा डिस्टेंस। मतलब आप देखिए, जैसे हम लोग मीजनर इफेक्ट पाते हैं ना, तो मीजनर इफेक्ट में ये बताया जाता है कि जब आप किसी सुपर कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करोगे, तो मैग्नेट सुपर कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाता है। तो एक्चुअल में 0 नहीं होता है। जैसे हम देखो मीजनर इफेक्ट की बात करें, ठीक है ना, मीजनर इफेक्ट, ठीक है, तो मीजनर इफेक्ट में देखिए ये बताया जाता है ना कि हम लोग जैसे ये एक मान लीजिए सुपर कंडक्टर है, दिस इज ए सुपर कंडक्टर। अब हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, ठीक है ना, ये इधर मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो है। ठीक है, तो अंदर में बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा, लेकिन इसमें कंडीशन है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, दिस शुड बी लेस देन सम क्रिटिकल फील्ड। ठीक है ना, क्रिटिकल फील्ड से कम होना चाहिए, और टेम्परेचर जो है यहाँ पे दैट शुड बी लेस देन टीसी। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर से कम होना चाहिए। ठीक है ना, तो ठीक है, लेकिन एक्चुअल देखो सिनेरियो ये है ना इसमें कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड में अंदर में 0 होता है, लेकिन मतलब कंप्लीट वॉल्यूम में 0 नहीं होता है। वो ऐसा हो सकता है कि एक सर्टेन रीजन होगा। देखिए जैसे मान लीजिए हम यहाँ से ऐसे करके ये ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है ना, ये इस तरह से एक शेल हम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, वी आर ड्रॉइंग ए शेल, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, सो वी हैव ड्रॉन ए शेल। ओके, तो इस शेल की जो थिकनेस होगी ना, इस शेल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 है, इस शेल के बाहर जैसे इस रीजन में अगर आप देखेंगे, इस रीजन में तो मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट 0। तो ये जो थिकनेस है, दिस थिकनेस, जिस रीजन में मतलब ये सुपर कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होगा, दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन डेप्थ। ओके, दिस, ठीक है, तो इसे हम लोग लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ भी कहते हैं। और कुछ बुक्स में जैसे आप देखेंगे किटल वगैरह की बुक में इसको लेमडा एल लिखा हुआ है। ठीक है ना, इट इज रिटन एज लेमडा एल। ठीक है, यहाँ पे, तो दिस इज लेमडा एल इज बेसिकली लंदन
पेनिट्रेशन डेप्थ है, ठीक है। तो ये सिचुएशन है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए सुपर कंडक्टिविटी से रिलेटेड हम लोग 2-3 ऑब्जर्वेशंस डिस्कस कर चुके हैं, जैसे हाउ क्रिटिकल फील्ड वेरीज विद टेम्परेचर, उस पे क्वेश्चन पूछा गया है। आइसोटोपिक इफेक्ट जो था हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है ना। तो 2-3 फॉर्मूले बस इसमें इंपॉर्टेंट यही है, जैसे लास्ट क्लास में क्रिटिकल फील्ड का फॉर्मूला ही बताया गया था, बी नॉट 1 माइनस टी बाई टी सी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। दूसरा फॉर्मूला है m टू द पावर हाफ और टी सी दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एंड दिस कोहेरेंस लेंथ, सॉरी, ये जो पेनिट्रेशन डेप्थ है, इससे रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड जोसेफ्सन इफेक्ट, ठीक है। तो जोसेफ्सन इफेक्ट, देखिए ये सब कुछ जो है ना क्वांटम मैकेनिक्स का एप्लीकेशन है, ठीक है। तो हम लोग अभी डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। बाद में जानते हो हमने ये सोचा है कि जब क्वांटम हम लोग डिस्कस करेंगे ना, तो क्वांटम के थ्रू कुछ हम सुपर कंडक्टिविटी, ये क्या बोलते हैं, सॉलिड स्टेट फिजिक्स को थोड़ा रिविजिट करेंगे, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में थोड़ा हम इसको रिविजिट कर देंगे, तो आप लोग का थोड़ा और बेटर हो जाएगा ये, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स एक्चुअली आप देख रहे हो ना, बेसिकली हम थोड़ा ये डिस्कस कर दिए ये, जैसे अभी जो करंट बैच है ना, उसके लिए थोड़ा सा अनयूजुअल रहा होगा ये, क्योंकि वो लोग क्वांटम भी नहीं पढ़े हुए हैं, आप लोग सॉलिड भी नहीं, सॉरी ये स्टैट भी नहीं पढ़े हुए हैं। एक्चुअली प्रीवियस बैच के स्टूडेंट भी थे इसमें, इसीलिए दोनों को मिक्स करके डिस्कस कर दिया गया, ठीक है। अदरवाइज ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स जनरली जानते हो लास्ट में डिस्कस किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें क्वांटम का भी एप्लीकेशन आता है और स्टैटमिक भी है और ईएमटी भी है, ठीक है ना। तो हम एक बार फिर से जो है ना इसे रिविजिट कर देंगे, या थोड़ा समराइज करा देंगे, ठीक है ना, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कोर्स, ओके। तो अभी देखो जोसेफ्सन इफेक्ट हम लोग, तो जोसेफ्सन इफेक्ट देखिए बेसिकली क्या कहता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जोसेफ्सन इफेक्ट। फर्स्ट इज डीसी, ठीक है, डीसी जोसेफ्सन इफेक्ट, ठीक है। इसको शॉर्ट में ऐसे जेई लिख देते हैं, चलो ठीक है। तो डीसी जोसेफ्सन इफेक्ट, व्हाट इट सेज इज दैट कि जैसे कोई सुपर कंडक्टर है, ठीक है, और इंसुलेटर है, देयर इज सुपर कंडक्टर एंड इंसुलेटर जंक्शन, एंड अक्रॉस दैट जंक्शन इफ यू डू नॉट अप्लाई एनी वोल्टेज देन ऑल्सो देयर कैन बी डीसी करंट, ओके। मतलब इस तरह केस है, जैसे मान लीजिए ये सुपर कंडक्टर है, ठीक है, देयर इज ए सुपर कंडक्टर, ठीक है, और इसके क्रॉस ये इंसुलेटर है, मान लीजिए ये इंसुलेटर है और ये भी इंसुलेटर है, ठीक है, दिस इज इंसुलेटर। आप इसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एमीटर आप मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो मतलब इसमें जो है ना देयर माइट बी सम माइन्यूट करंट, ओके। इसमें मतलब अक्रॉस द जंक्शन एक करंट यहाँ पे फ्लो करता है, देयर इज करंट इन द सर्किट, ओके। सो इट सेज दैट इन एब्सेंस ऑफ any applied voltage, a DC current flows, ठीक है। ये हम देखो एमीटर लगाए हुए हैं, वोल्टेज नहीं है, ठीक है ना। डीसी करंट फ्लोज बिटवीन, फ्लोज अक्रॉस द इंसुलेटर सुपरकंडक्टर जंक्शन। ये जानते हो सर्किट में करंट नहीं भी हो सकता है, मतलब इसमें करंट बेसिकली यहाँ पे फ्लो करता है, मतलब इंसुलेटर सुपरकंडक्टर जंक्शन में, मतलब एक कह सकते हो कि नेट करंट होगा यहाँ पे, देयर विल बी ए करंट हियर, ओके, यहाँ पे करंट होगा, ठीक है, देयर इज नेट करंट हियर, ओके, across the superconductor insulator junction, okay. So that's the DC Josephson effect, okay. Second जो है ना वो है AC Josephson effect, okay. It says if a DC voltage V is applied, ठीक है, अगर हम एक DC वोल्टेज भी अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, अक्रॉस दी जंक्शन, then AC current of
फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 2EV 2E into V or divided by H cross flows across the junction. ठीक है, तो ये बेसिकली अनदर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो देखिए यही है एसी जोसेफ्सन फैक्ट। तो अगर देखिए कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तो इससे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये फ्रीक्वेंसी जो आ रहा है यहाँ पे, ये क्वांटम थ्योरी मतलब, और मतलब जो बीसीएस थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है ना, उससे ये सभी रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है ना, 2EV डिवाइड बाय H क्रॉस। तो अगर हम यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, जैसे सपोज कर लीजिए कि ये हमारा सुपर कंडक्टर है, ठीक है ना, इधर इंसुलेटर है और इधर भी इंसुलेटर है, और हम यहाँ पे एक वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, देयर इज वोल्टेज। तो फिर यहाँ पे मान लीजिए हम एक एमीटर लगा करके करंट को अगर मेजर करते हैं ना, तो यहाँ पे करंट जो आएगा ना, दिस करंट इज एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट होगा, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ठीक है, मतलब इस तरह से करंट का जो फॉर्मूला आएगा ना, वो इस तरह से होगा, I इज इक्वल टू सम I नॉट और साइन, ठीक है, और 2EV डिवाइड बाय H क्रॉस इंटू टी और प्लस सम इनिशियल फेज। ठीक है ना, मान लो यहाँ पे सम इनिशियल फेज फाई नॉट ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, सो दिस इज हाउ करंट इन द सर्किट वेरीज। ओके, तो ये इसे हम लोग एसी जोसेफ्सन इफेक्ट कहते हैं। ठीक है ना, अच्छा यहाँ पे जेई लिखा हुआ था ना, जोसेफ्सन इफेक्ट। ओके, जेई जो हम लिखे हुए जोसेफ्सन इफेक्ट है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व फिनोमेना है, बट यू नो दीज थिंग्स कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ पाथ इंटीग्रल फॉर्मुलेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, मतलब वहाँ यहाँ पे बेसिकली क्या बोलते हैं, पाथ बीसीएस थ्योरी भी जो है ना, वो आप देखेंगे बीसीएस थ्योरी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि पाथ इंटीग्रल फॉर्मुलेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स को यूज किया जाता है। ठीक है, जो जनरली हम लोग मतलब नेट के सिलेबस में डिस्कस नहीं भी करते हैं। ठीक है ना, ऑलराइट, तो ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं रिलेटेड टू द सुपर कंडक्टर। एक कॉन्सेप्ट देखो और है इसमें, ठीक है ना, देयर इज समथिंग कॉल्ड माइक इंटरफेरेंस। ओके, सुपर कंडक्टिंग। ओके, एक मिनट, क्वांटम इंटरफेरेंस इसको भी बोलते हैं, सुपर कंडक्टिंग क्वांटम इंटरफेरेंस। ठीक है ना, सुपर कंडक्टिंग क्वांटम इंटरफेरेंस। ओके, व्हाट इट सेज इज दैट कि जैसे मान लीजिए अगर हम क्या बोलते हैं, एक सुपर कंडक्टर लेते हैं, देयर इज सुपर कंडक्टर, ठीक है ना, और बेसिकली और यहाँ पे एक सुपर कंडक्टर है, ठीक है, देयर इज सुपर कंडक्टर। ठीक है, और इधर से मान लीजिए इधर से कोई वायर हमने मतलब सुपर कंडक्टर के थ्रू हम जो है ना ऐसे करके कुछ वायर कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है ना, ये मान लीजिए वायर है, ठीक है, ये सुपर कंडक्टर है और ये हमने वायर ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इस तरह से, और यहाँ से हम करंट शो कर रहे हैं, सॉरी वी आर पासिंग ए करंट। ओके, यहाँ से हमने करंट मान लीजिए डीसी करंट हमने पास किया। ठीक है, तो करंट यहाँ से ऐसे डिवाइड होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है, सपोज वी हैव अप्लाइड ए मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो इसमें ये पाया जाता है कि यहाँ पे जो करंट आएगा ना, इट विल शो इंटरफेरेंस। ओके, दिस करंट वेरीज विद टाइम। ओके, कभी मैक्सिमम हो जाता है, कभी मिनिमम होगा। ओके, इस तरह से ये वेरी करता है। ठीक है ना, सो मतलब दिस करंट, ओके, ये दिस करंट शोज इंटरफेरेंस। ओके, शोज इंटरफेरेंस। ठीक है, तो ये इंटरफेरेंस शो करता है। ठीक है, तो इसे हम लोग सुपर कंडक्टिंग क्वांटम इंटरफेरेंस कहते हैं, और इसी को यूज किया जाता है। देयर इज अ डिवाइस कॉल्ड स्क्विड। ओके, सुपर कंडक्टिंग क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइस में। ओके, सो इफ यू आर सेंडिंग सम करंट, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, इधर एक सुपर कंडक्टर, इधर सुपर कंडक्टर लगा हुआ है, तो इसको क्रॉस करने के बाद यहाँ पे जो करंट होगा ना, ये इंटरफेरेंस शो करेगा। इंटरफेरेंस शो करने के मतलब कभी मैक्सिमम होगा और कभी मिनिमम होगा। ओके, और मैक्सिमम जब होगा ना, तो देखिए जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं ना कि ये मान लीजिए डीसी करंट था, तो यहाँ पे आई डीसी बाई 2 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे मान लीजिए आई डीसी बाई 2 है, ये हाफ हाफ दोनों साइड डिवाइड हो गया।
तो हम लोग जानते हैं कि ये कंबाइन होने के बाद मैक्सिमम वैल्यू इसका IDC होना चाहिए, लेकिन IDC नहीं होगा मैक्सिमम वैल्यू, वो इंटरफेरेंस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। तो इंटरफेरेंस में हम लोग जानते हैं ना कि जैसे दो इंटेंसिटी है, ठीक है, तो इसमें जो आई मैक्स आएगा कुछ इस तरह से आ जाएगा, आई मैक्स विल बी इक्वल टू, ठीक है ना, रूट अंडर IDC, मतलब ऐसा होगा IDC/2 और प्लस रूट अंडर IDC, ठीक है, बाई 2 का होल स्क्वायर। ये बेसिकली इंटरफेरेंस में बताया जाता है ना कि दो इंटेंसिटी I1 I2 है, तो उसमें मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होती है ना रूट I1 प्लस I2, तो इस तरह का कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। इसको ऐड कर दोगे ना तो ये 2 IDC आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे आई मैक्स और आई मिन जो है 0 हो सकता है, ठीक है ना, ये मिनिमम जो है वो 0 होगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाट एक्चुअली हैपेंस, ओके। सो यू आर सेंडिंग करंट आई, बट यहाँ पे जो करंट आ रहा है वो मैक्सिमम वैल्यू जो करंट का आ रहा है दैट इज 2 टाइम्स आई एक्चुअली, ओके। सो दिस इज बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस एक्चुअली, ओके। तो इसे ये क्वांटम मैकेनिकल फेनोमेना है, क्लासिकली इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड क्वांटम इंटरफेरेंस, बेसिकली सुपर कंडक्टिंग क्वांटम इंटरफेरेंस, ओके। तो देखिए इसमें जानते हो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये जो लूप है ना, इस लूप का एरिया समथिंग है और इससे हम मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस कर रहा है, तो इसमें फ्लक्स समथिंग हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना, वी कैन डिफाइन सम फ्लक्स, ओके। तो अगर जैसे करंट इधर से जा रहा है और इधर से करंट जा रहा है, तो दो करंट है ना, तो दोनों के बीच में एक पाथ डिफरेंस यहाँ पे बेसिकली अराइज होता है। देयर इज ए सॉरी फेज, मतलब फेज डिफरेंस हम कह सकते हैं, देयर इज ए फेज डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन टू पाथ्स। अगर फेज डिफरेंस बिटवीन टू पाथ्स आप निकालते हैं ना, तो दैट कम्स आउट टू बी, जैसे लास्ट क्लास में एक बताया गया था ना आप लोग को कि व्हेन देयर इज ए सुपर कंडक्टिंग रिंग, उससे जो फ्लक्स होता है वो H/2E होता है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए इस मैग्नेटिक फ्लक्स जो है मान लीजिए हमारा φB है, तो मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है ना, यहाँ पे 2E/H, ठीक है, तो 2E/H क्रॉस शायद आता है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली पाथ डिफरेंस यहाँ पे अराइज होता है, ठीक है। इफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज φB, ठीक है, देन एक्चुअली फेज डिफरेंस डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ना, तो ये H/2E का डायमेंशन जो होता है दैट इज द डायमेंशन ऑफ ये 1/1 मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स तो कैंसिल आउट हो रहा है, सो दैट इज द फेज डिफरेंस, ओके। तो देखो ये सभी चीजें कभी कभी डायरेक्ट पूछी जा सकती हैं, इसमें मेन जो पूछा जा सकता है ना वो ये है बेसिकली कि अगर AC जोसेफ्सन इफेक्ट होता है तो फ्रीक्वेंसी कितना है, ठीक है ना, और बेसिकली लंडन पेनिट्रेशन डेप्थ, ओके, आइसोटोप इफेक्ट, और ये क्रिटिकल, ओके, क्रिटिकल फील्ड का रिलेशन, ओके, इन सभी से क्वेश्चन में मोस्टली पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब एक देखिए लास्ट हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं, ठीक है, देयर इज समथिंग कॉल्ड टाइप 1 एंड टाइप 2 सुपर कंडक्टर, ठीक है ना। ये टाइप 1 सुपर कंडक्टर, ठीक है। तो टाइप 1 सुपर कंडक्टर को हम लोग सॉफ्ट सुपर कंडक्टर भी कहते हैं, सॉफ्ट सुपर कंडक्टर, ठीक है। ठीक है, और टाइप 2 यानी इसको हार्ड बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड हार्ड सुपर कंडक्टर, ठीक है, दिस इज हार्ड सुपर कंडक्टर, ठीक है ना। और टाइप 2 को हम लोग सॉफ्ट सुपर कंडक्टर बोलते हैं। तो टाइप 1 सुपर कंडक्टर में देखिए बेसिकली क्या है कि अंदर में मैग्नेटिक फील्ड हम लोग मान कर चलते हैं कि सडनली 0 हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई मीजनर इफेक्ट की बात करें अगर हम लोग, तो जैसे हम लोग ये कहते हैं ना कि सपोज एक मटेरियल है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में हमने प्लेस कर रखा है, ठीक है ना, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अगर हम इसका टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं, ठीक है ना, सपोज टेम्परेचर अभी जो है ना स्टार्टिंग में T ग्रेटर देन TC है, तो T ग्रेटर देन TC क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा है, तो इट विल नॉट बिहेव लाइक, ओके, सो इट विल नॉट बिहेव लाइक ए सुपर कंडक्टर, ये सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, तो अंदर में मैग्नेटिक फील्ड अभी 0 नहीं है, इट इज नॉट 0। और तो अब हम इसको अगर कूल डाउन करना शुरू करते हैं, इफ वी रिड्यूस इट्स टेम्परेचर, ठीक है ना, इसके टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं, तो इट विल बिकम सुपर कंडक्टर, और जब ये सुपर कंडक्टर होगा तो सडनली मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा, ठीक है। तो टाइप 1 में बेसिकली हम लोग कहते हैं कि एनीथिंग हैपेंस सडनली, ओके। तो चेंजेस इसमें हम लोग बेसिकली कह सकते हैं कि चेंजेस अकर सडनली, चेंजेस जो है ना सडनली अकर करता है, ठीक है, ठीक है। तो और टाइप 2 में जो है ना चेंजेस सडनली अकर नहीं करता है। तो जैसे मान लीजिए इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर में 0 है, ठीक है ना, जैसे T लेस देन TC,
टी लेस देन टीसी में मैग्नेटिक फील्ड अंदर में जीरो होगा, ठीक है ना। तो हम लोग ये फॉर्मूला से अगर देखें बी इज इक्वल टू म्यू नॉट और एच प्लस एम, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है ना। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखिए यहाँ से, तो बी जीरो हम कर रहे हैं, बी इज जीरो टी लेस देन टीसी पे। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो मैग्नेटाइजेशन है दैट इज इक्वल टू माइनस एच हो जा रहा है, ठीक है ना। मैग्नेटाइजेशन इज माइनस एच, यहाँ से काई एम आप देख रहे हो, काई एम इज इक्वल टू -1। ये भी हम बताया था ना, गेट एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया था, सुपर कंडक्टर के लिए काई एम कितना होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, दैट इज -1। ओके, तो इसका ग्राफ आप बनाते हैं ना, देखिए यहाँ पे, तो इस तरह से ग्राफ मान लीजिए ठीक है ना, दिस इज टेम्परेचर, या एक मिनट, इसको जो है ना हम बेसिकली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड हम कह रहे हैं, और ये मैग्नेटाइजेशन माइनस में प्लॉट कर रहे हैं, तो इसका ग्राफ ऐसे प्लॉट होगा, ठीक है ना। देखिए प्रोपोर्शनल का ग्राफ है, ठीक है। तो अब देखिए जैसे मान लेते हैं हम कि एच वर्सेस एम का ग्राफ ये है। अब हम सपोज करो कि मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई कर रहे हैं ना, वो बहुत ज्यादा अप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो सडनली क्या होगा, सडनली ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है ना। तो सडनली ये रिलेशन जो है ना ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी जो है खत्म हो जाएगी सडनली, ठीक है। तो क्या होगा कि बेसिकली अंदर में मैग्नेटिक फील्ड जो जीरो था वो नॉन जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका बेसिकली ऐसा, ये ग्राफ जो है ना सडनली, ये मैग्नेटाइजेशन इस तरह से देखो वेरी कर रहा था, अभी ये दोनों इक्वल थे, ठीक है ना, दीज टू आर इक्वल, ओके। तो सॉरी, इक्वल एंड अपोजिट है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर उस केस में क्या होगा कि ठीक है, तो अगर हम देखिए मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, और इस तरह का सिचुएशन हम लोग लेते हैं, ठीक है। देखिए जैसे टी लेस देन टीसी में हम इस तरह से चलो फिगर बना देते हैं यहाँ पे, ये सुपर कंडक्टिव मटेरियल है, हमने मैग्नेटिक फील्ड बाहर में अप्लाई कर रखा है, बाहर में नॉन जीरो है, अंदर में हम बोल रहे हैं जीरो है। तो अंदर में देखो जीरो है ना, तो इसको हम लोग बेसिकली ये इस टर्म को अभी हम जीरो लिख दे रहे हैं, तो यहाँ से ये रिलेशन आ रहा था, तो ये ग्राफ बन रहा है, ठीक है। अब बाद में हम ये टी लेस देन टीसी है, और बेसिकली बी लेस देन बीसी है, क्रिटिकल फील्ड से कम है ये, ठीक है ना। तो अब अगर हम क्रिटिकल फील्ड से ज्यादा अप्लाई कर देते हैं, बी ग्रेटर देन बीसी, देखो बी ग्रेटर देन बीसी अगर अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, तो इसमें सडनली क्या होगा, देखिए अंदर में बेसिकली जैसे बाहर मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई कर रहे हो, वही मैग्नेटिक फील्ड अंदर भी आ जाएगा, ठीक है ना। ऑलमोस्ट हम कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट सेम मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ गया, जैसे मैग्नेटिक फील्ड बाहर में बी है तो अंदर भी बी है। तो मतलब अभी जो है ना, इसका जो पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी की जो बात होती है ना, उसको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम मान लेते हैं ये पूरा नॉन मैग्नेटिक की तरह बिहेव करने लगा, ठीक है ना। तो जितना मैग्नेटिक फील्ड बाहर है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड अंदर भी हो गया। तो इसका मतलब ये हो रहा है ना कि मैग्नेटाइजेशन अंदर में, देखिए जब किसी मटेरियल में मैग्नेटाइजेशन आता है ना, तो बेसिकली वो या तो मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करेगा अंदर में, या डिक्रीज करता है। तो अब हम बोल रहे हैं कि लगभग ये इसकी सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई। तो ये अब हम पैरा और फेरो वाली बात इसमें डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कुछ अगर पैरा फेरो से कुछ मैग्नेटाइजेशन अगर होगा, अगर उसमें कुछ पैरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, कुछ फेरो मैग्नेटिक, तो कुछ मैग्नेटाइजेशन हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन वो मैग्नेटाइजेशन बेसिकली पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो अभी तो देखो इस साइड नेगेटिव है ना, तो मतलब अभी हम मान के चल रहे हैं कि पॉजिटिव मैग्नेटाइजेशन अब इसमें डेवलप नहीं हो रहा है, तो हम ऑलमोस्ट सडनली ऐसे जीरो कर देंगे, विल मेक इट जीरो सडनली, ठीक है ना। तो ग्राफ यहाँ से ऐसे सडन यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम अंदर का मैग्नेटिक फील्ड और बाहर का मैग्नेटिक फील्ड इक्वल अब एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर इक्वल एज्यूम करेंगे तो बेसिकली यही कहना पड़ेगा कि अब मैग्नेटाइजेशन जीरो हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखिए इस केस में मैग्नेटाइजेशन इतना था, अब यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन को जीरो बोलना पड़ेगा, यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन जीरो है, तभी मैग्नेटाइजेशन जब जीरो होगा ना, तभी अंदर और बाहर का फील्ड इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली सिचुएशन है। तो ये टाइप 1 सुपर कंडक्टर है, ठीक है ना। और टाइप 2 सुपर कंडक्टर, तो टाइप 2 सुपर कंडक्टर में क्या होता है कि अगर आप जैसे मैग्नेटाइजेशन वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ प्लॉट करते हो, तो इसमें भी अंदर में तो ऐसे ही हो, पहले तो ऐसी डिग्री इन ये -m है, ठीक है ना। तो ये प्रोपोर्शनलिटी ऐसे ही होता है, लेकिन जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड आप बढ़ाते हो ना, तो ये सडनली सुपर कंडक्टर से नॉन सुपर कंडक्टर स्टेट में ये सुपर कंडक्टिंग स्टेट हो गया, ठीक है, दिस इज सुपर कंडक्टिंग, और ये नॉन सुपर कंडक्टिंग स्टेट है। तो ये सुपर कंडक्टिंग से नॉन सुपर कंडक्टिंग में सडन ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है ना। इसमें सडन नहीं होता है, ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना, ये इस तरह से स्लोली डिक्रीज करता है, ठीक है ना, ये ऐसा, ठीक है। तो ये जो स्टेट है ना, देखो यहाँ से ये स्लोली जो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, ये, तो इसको हम लोग इसमें बोल देते हैं HC1, ठीक है ना।
और क्रिटिकल फील्ड इसमें जैसे ये जो है ना हमारा क्रिटिकल फील्ड हो गया मान लीजिए, ठीक है ना, और ये हो गया बेसिकली SC2 इसमें ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। तो ये लोअर क्रिटिकल फील्ड बोलते हैं और ये अपर क्रिटिकल फील्ड। ओके, तो इसमें मैग्नेटाइजेशन स्लोली डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, और अल्टीमेटली फिर जीरो हो रहा है, ठीक है। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर हम HC2 से ज्यादा अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, तभी इसके अंदर जाकर मैग्नेटाइजेशन जीरो हो रहा है, ठीक है। तो ये जो स्टेट है ना इसको मिक्स्ड स्टेट बोलते हैं या वोर्टेक्स स्टेट भी बोला जाता है। दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड और वोर्टेक्स स्टेट, ठीक है। सो दैट्स व्हाट इट इज। ओके, तो इस तरह का अगर बिहेवियर कोई मटेरियल शो करता है जिसमें मैग्नेटाइजेशन हाई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से स्लोली डिक्रीज कर रहा है, ओके, तो इसे हम लोग टाइप 2 सुपर कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। या इसी को हम लोग सॉफ्ट सुपर कंडक्टर भी कहते हैं, सॉफ्ट सुपर कंडक्टर, ठीक है ना। तो ये सॉफ्ट सुपर कंडक्टर है बेसिकली। ओके, ठीक है, तो दैट्स व्हाट इट इज। ओके, तो कभी कभी जानते हो देखो इस तरह से कभी ग्राफ वगैरह पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द बिहेवियर इन सॉफ्ट एंड हार्ड सुपर कंडक्टर, ओके, या टाइप 1 और टाइप 2 सुपर कंडक्टर, ठीक है। तो मोस्टली जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ना वो हम मान के चलते हैं कि टाइप 1 सुपर कंडक्टर है, ठीक है। टाइप 1 के अकॉर्डिंग हम लोग आंसर करते हैं। अगर मान लो कुछ नहीं लिखा हुआ है कि टाइप 1 है या टाइप 2 है, देन यू हैव टू आंसर अकॉर्डिंग टू टाइप 1। ओके, सो ये लिख दे रहे हैं, देखो, इफ इट इज नॉट mentioned whether it is type 1 or type 2 superconductor, then we assume that it is type 1, ठीक है, तो टाइप 1 सुपर कंडक्टर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सुपर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो सुपर कंडक्टिविटी में बस इतना कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हम आपको बता दिए हैं, ठीक है, और उसको यूज करके आई थिंक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस ऐसे डिस्कशन तो देखो बहुत कुछ है इसमें, ठीक है, बट देयर इज नो नीड टू गो इनटू ऑल दोज डिटेल्स। ओके, एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है बहुत बहुत ही बेसिक पूछा गया है, तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो एक बार देखो हम क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, जो पूछा गया है, ठीक है। तो ये टॉपिक आप लोग का जो है ना सॉलिड स्टेट फिजिक्स जो नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी डिस्कस कर चुके हैं और सुपर कंडक्टिविटी हो गया है, ठीक है। तो अब एक जानते हो मतलब लास्ट में एक कॉन्सेप्ट है आप देखेंगे उसमें डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स के बारे में लिखा हुआ है। तो डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स से जानते हो क्वेश्चन बहुत रेयरली पूछा जाता है, ठीक है। तो अभी हम उसको स्किप कर रहे हैं, ठीक है। और गेट एग्जाम में जानते हो डायलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड से क्वेश्चन आता है, तो थोड़ा ब्रीफली हम डायलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। पहले देखो असाइनमेंट हम शो कर रहे हैं, ठीक है। एक मिनट, ओके, सो नाउ फ्री इलेक्ट्रॉन डायलेक्ट्रिक सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये देखिए इसमें बेसिकली असाइनमेंट है। इसमें मोस्टली क्वेश्चन जो है ना मतलब ये प्रोवाइड किया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें एग्जाम के जो क्वेश्चन है बहुत कम दिए हुए हैं, वो आप देख लेंगे डायरेक्ट, ठीक है ना। यहाँ पे ये कुछ एग्जाम के क्वेश्चन है जो लास्ट क्लास में भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो ये तो आप लोग एक बार क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन इसमें नहीं बनता है तो फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।
इसमें देखो सुपर कंडक्टिविटी में हम लोग जैसे एक क्लास में डिस्कस किए थे ना कि इसका स्पेसिफिक हीट जो होता है, ठीक है, स्पेसिफिक हीट का वेरिएशन जो है हम लोग ऐसे लिख रहे थे, जैसे स्पेसिफिक हीट ऑफ सुपर कंडक्टर ठीक है। तो वो बेसिकली देखिए इस तरह से लिखा गया था इसके, इट वेरीज लाइक दिस, इट इज प्रोपोर्शनल टू ई टू द पावर माइनस, हम लोग कुछ इस तरह से लिख रहे थे Eg और डिवाइडेड बाय 2 kBt, है ना, इस तरह से लिखा गया था, ठीक है कि सो दिस इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ सुपरकंडक्टर। तो इसमें देखो ये जो Eg है ना, Eg दिस इज एनर्जी गैप, या मतलब बैंड गैप, एनर्जी बैंड गैप है ये, ठीक है ना, बैंड गैप, ठीक है, फॉर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो ये एनर्जी बैंड गैप है फॉर इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो देखिए क्या है कि जैसे हम लोग क्या कहते हैं बेसिकली, जब हम लोग सेमीकंडक्टर वगैरह पढ़ते हैं ना, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड में पढ़ते हैं, तो उसमें बेसिकली आप ध्यान रखेंगे बैंड स्ट्रक्चर जो अराइज होता है, ठीक है, जैसे इन सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ठीक है, सॉलिड स्टेट हम लोग जानते हैं कि जो बैंड थ्योरी में जो पढ़ा जाता है, बैंड थ्योरी, ठीक है, तो बैंड थ्योरी में देखो बताया जाता है कि बैंड अराइजेज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन लैटिस इंटरैक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और लैटिस के इंटरेक्शन से बैंड अराइज होता है, ठीक है ना। लेकिन सुपर कंडक्टर में ध्यान रखोगे, इन सुपर कंडक्टर, ठीक है, बैंड गैप, ठीक है ना, बैंड गैप लिख दो यहाँ पे, ठीक है, सो बैंड गैप अराइजेज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन की वजह से अराइज होता है, ठीक है ना। तो जब देखिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन की बात जो करते हैं ना, वही बेसिकली कूपर पेयर कहलाता है, ठीक है ना। ये तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर जो हम बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एक्चुअली कूपर पेयर, इसे हम लोग कूपर पेयर कहते हैं, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जैसे मतलब एक पेयर की तरह बना रहा है ना, तो ये इसका जो पेयरिंग साइज जो होता है उसे हम लोग कोहेरेंस लेंथ कहते हैं, ठीक है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर साइज जो होगा, ठीक है ना। सो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर साइज, ठीक है, दिस इज समटाइम्स कॉल्ड कोहेरेंस लेंथ, ओके, कोहेरेंस लेंथ है ये। इसको जनरली आप देखोगे बुक्स में जो है ना जाई से डिनोट किया रहता है, और इसका वैल्यू लिखा रहता है इन टर्म्स ऑफ दिस एनर्जी गैप, ओके। तो इसका वैल्यू कुछ जो है ना इस तरह से लिखा होता है, ठीक है, दिस कोहेरेंस लेंथ इज इक्वल टू एनर्जी, ठीक है, एक मिनट, ये जो है ना इसका वैल्यू लिखा होता है एनर्जी गैप के टर्म में लिखा होता है, ठीक है ना, दिस इज एच क्रॉस, ठीक है, और फर्मी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिवाइड बाय एनर्जी गैप, ठीक है, और इनटू कुछ पाई लिखा होता है यहाँ पे, ठीक है, सो इट इज समथिंग लाइक दिस, ओके। तो ऑलराइट, तो इसमें ये ध्यान रखेंगे कि ये बैंड गैप की जो बात कर रहे हैं ना, मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ देखिए सुपर कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो जैसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन की तरह से एक न्यू स्टेट में चले जाते हैं। तो मतलब हम कह सकते हैं कि नॉर्मल स्टेट और न्यू स्टेट के बीच में एक एनर्जी गैप होता है, ठीक है ना। तो दैट एनर्जी गैप इज एक्चुअली कॉल्ड, ये जो Eg है ना, Eg जो लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, Eg इज इक्वल टू है एनर्जी गैप बिटवीन नॉर्मल एंड सुपर कंडक्टिंग, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स। ये नॉर्मल और सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एनर्जी गैप है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट सुपर कंडक्टिविटी। तो क्वेश्चन जो पूछे गए हैं ना वो बेसिक है, आप लोग एक बार क्वेश्चन देख लोगे, ठीक है। इसका ऑर्डर देखो, एक क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसमें इसका ऑर्डर क्या होता है, तो इसका ऑर्डर जो है ना, देखो एनर्जी गैप का जो ऑर्डर है, ठीक है ना, ऑर्डर मतलब ऑर्डर मीन्स वैल्यू, ठीक है ना। जैसे हम लोग एनर्जी गैप देखो, अगर हम सेमीकंडक्टर में देखते हैं, तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, लगभग जैसे सिलिकॉन में देखोगे तो 1 पॉइंट क्या बोलते हैं, लगभग 6-7 के आसपास होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जर्मेनियम में अगर आप देखेंगे तो ये सिलिकॉन में होता है, ठीक है ना, जर्मेनियम में 1.1 के आसपास होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना।
ये जर्मेनियम में होता है, ठीक है। सुपर कंडक्टर में जो हम लोग, ठीक है ना, ये सिलिकॉन में है। और एनर्जी गैप अगर सुपर कंडक्टर में हम लिखेंगे ना, तो ये शायद थोड़ा हायर होता है। एक मिनट देख के बताते हैं, ठीक है। देखो, नहीं, ये स्मॉलर है, मतलब 10⁻⁻⁴ के ऑर्डर में लिखा हुआ है एनर्जी गैप्स। हाँ, ये जो है ना स्मॉलर है, दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में, ठीक है। तो ये इसका ऑर्डर है, ठीक है ना। तो ये सेमी कंडक्टर में है, दिस इज सेमी कंडक्टर, ठीक है। और ये होता है इन सुपर कंडक्टर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट सुपर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो हम लोग चलो ब्रीफली अब देखो नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं, क्या कहते हैं, डायलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ठीक है। सर बैक की स्लाइड बताना। एक मिनट, मटेरियल्स, ये डायमेंशनली देख लोगे, इसका डायमेंशन इसका आ रहा है ना बेसिकली एनर्जी का। हाँ ठीक है, एनर्जी का आ जाएगा डायमेंशन, ओके। ओके सर। ओके, तो ये इसमें देखो कुछ पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे कि सुपर कंडक्टर में जो बैंड गैप अराइज हो रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन, ठीक है। और लैटिस में जो बैंड गैप अराइज होता है, इलेक्ट्रॉन लैटिस इंटरेक्शन से होता है, ठीक है। ओके, तो नाउ सर वीएफ, क्या कह रहे हो? वीएफ उसमें फर्मी इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी हाँ है ना? हाँ, मतलब ये जो VF लिखा हुआ है ना, वो बेसिकली फर्मी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। दिस इज VF इज इक्वल टू फर्मी, जैसे फर्मी वेक्टर बोलते हैं ना, तो उससे मोमेंटम निकालेंगे, मास से डिवाइड कर देंगे, तो ये फर्मी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस डायलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो जिस तरह से देखिए हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है ना, उसी तरह से डायलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो देखो सिमिलर टू मैग्नेटिक properties materials can have materials also have dielectric properties, ठीक है। तो मटेरियल्स में डायलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी भी होती है उसी तरह का, सिमिलर टू, ठीक है। तो मतलब हम इस तरह से मटेरियल को यहाँ पे देखो क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे पैरामैग्नेटिक, ठीक है ना, पैरा डायलेक्ट्रिक, ठीक है। और फेरो डायलेक्ट्रिक, ठीक है। तो जैसे पैरा डायलेक्ट्रिक में आप फेरो, जैसे फेरो मैग्नेटिक हम लोग बोलते थे ना, तो उसी तरह से ये इसमें फेरो डायलेक्ट्रिक मटेरियल आ रहा है, ठीक है। और पैरा डायलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है। और बेसिकली ये फेरो डायलेक्ट्रिक मटेरियल है, ठीक है, मटेरियल्स, ठीक है। और इसमें जानते हो, मतलब जैसे उसमें हम लोग कहते हैं ना डाई मैग्नेटिक, ओके, ये डाई मैग्नेटिक है, वो उस तरह का केस इसमें नहीं होता है, देयर इज नो डाई मैग्नेटिक केस, ओके। तो मतलब देखिए डाई मैग्नेटिक में क्या होता है उसमें कि हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड में जब मटेरियल को रखते हैं तो मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाता है,
ठीक है ना, और आउटसाइड से बेसिकली कम होता है। इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में कम ही रहता है, चाहे वो पैरा और फेरो भी डिस्कस कर रहे हैं ना, दोनों में मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है। ठीक है, बस इसमें क्या होगा कि जैसे मैग्नेटिक में बताया गया था कि इसमें स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन होता है, देयर इज सम मैग्नेटाइजेशन, तो उसी तरह से इसमें सम पोलराइजेशन होगा। ठीक है, तो इसमें स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन है, ठीक है ना, स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन। ठीक है, और इसमें नो स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन। ठीक है, इसमें कोई स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन नहीं होता है। ठीक है ना, तो अगर हम इसमें देखिए जैसे उसमें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का वेरिएशन डिस्कस कर रहे थे ना, इसमें इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी आ जाता है। ठीक है, तो काई ई अगर इसमें इसी तरह से टी माइनस टी सी इस तरह से वेरिएशन इसमें होता है। ठीक है ना, दिस इज हाउ इट एक्चुअली वेरीज। ओके, ठीक है, तो देखिए हम लोग अगर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखो बेसिक कॉन्सेप्ट्स, देखिए जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक पढ़ते हैं ना ईएमटी में, तो उसमें मैग्नेट पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट, पोलराइजेशन देखिए इस तरह से डिफाइन किया जाता है। पोलराइजेशन बेसिकली वेक्टर हम लोग डिफाइन करते हैं, P इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ठीक है ना, पर यूनिट वॉल्यूम। और पोलराइजेशन का एक फॉर्मूला होता है बेसिकली काई ई और इंटू एप्सिलॉन नॉट और इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बेसिकली एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मटेरियल होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट है। अब देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ पोलराइजेबिलिटी, ये ससेप्टिबिलिटी है, इलेक्ट्रिक काई इज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, electric susceptibility। ठीक है, now there is a concept of बेसिकली पोलराइजेबिलिटी हियर। ओके, कि जैसे मान लीजिए कि कोई मटेरियल है, उसमें कोई डाइपोल मोमेंट है ही नहीं है, जैसे इसमें लिख रहे थे ना कि जैसे डायमैग्नेटिक मटेरियल आप पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म में, तो उसमें यही होता है, कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता है। ठीक है ना, तो इसमें भी जैसे हम लोग डायलेक्ट्रिक पढ़ते हैं ना, तो दो तरह के डायलेक्ट्रिक होते हैं ना, पोलर और नॉन पोलर। ये पैरामैग्नेटिक जो है ना, एक तरह से पोलर डायलेक्ट्रिक मटेरियल है, जिसमें पहले से डाइपोल मोमेंट हर मॉलिक्यूल में होता है। ठीक है ना, और कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं ना जिसमें डाइपोल मोमेंट नहीं है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, देखिए हाइड्रोजन, ठीक है ना, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ओके, H2, तो H2 अब देख रहे हैं कि बेसिकली होमोन्यूक्लियर है, तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। ठीक है ना, HCl अगर आप देखेंगे तो इसमें H में प्लस डेल्टा होता है, क्लोरीन में माइनस डेल्टा होता है, तो ये डाइपोल की तरह बिहेव करता है, इसमें डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये बेसिकली एक तरह से समझ लो पैरामैग्नेटिक पैरा डायलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करेगा। ठीक है ना, बट दिस डजंट बिहेव लाइक पैरा डायलेक्ट्रिक। ओके, तो क्योंकि इसमें डाइपोल मोमेंट है ही नहीं है। ठीक है ना, तो इट इज लाइक पैरा डायलेक्ट्रिक। ठीक है, तो ये बेसिकली पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है ना, पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, और ये है बेसिकली नॉन पोलर। तो देखिए नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जैसे अगर आप किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो ना, तो ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपने इधर अप्लाई किया, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर शिफ्ट हो गया, तो इसमें थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ गया, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसमें डाइपोल मोमेंट डेवलप हो सकता है। ठीक है ना, सो दैट कैन हैपन बिकॉज ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इज दैट ओके? तो उस केस में फिर इसमें डाइपोल मोमेंट डेवलप हो जाता है। ठीक है ना, तो मतलब एक तरह से डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो रहा है। ठीक है ना, तो हम लोग देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट का, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट अगर आप लिखते हो ना, देखो P इंड्यूस्ड, तो दैट इज इक्वल टू यहाँ पे अल्फा इंटू E लोकल ऐसे लिखा जाता है, जो अप्लाइड फील्ड है। ठीक है ना, तो इसमें अल्फा जो है यहाँ पे, अल्फा इज इक्वल टू, ये पोलराइजेबिलिटी कहलाता है, दिस इज पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, दिस इज पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कभी कभी एग्जाम में जानते हो पोलराइजेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम बोला जाता है निकालने के लिए, तो हम बस आपको इतना बता देते हैं, डायरेक्ट हम बता रहे हैं, अभी इसका कैलकुलेशन नहीं बता रहे हैं। जैसे कभी जानते हो एग्जाम में डायरेक्ट आ जा सकता है, इसीलिए ये आप देखो ग्रिफिथ की बुक में जो है ना, इसको डेराइव किया हुआ है, छोटा सा डेरिवेशन है। ठीक है ना, तो
या हम एक लाइन में डेरिवेशन बता देते हैं, एक लाइन का डेरिवेशन है बस। देखिए ये मान लीजिए हाइड्रोजन एटम है, ठीक है ना, हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम को हम किसी बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं। अभी यहाँ मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो ये हाइड्रोजन एटम का डाइपोल मोमेंट अभी यहाँ पे 0 है। अब हम यहाँ पे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे ना, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अप्लाई करोगे ना, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो मतलब ऐसा सिचुएशन दिखेगा कि अब जैसे प्रोटॉन सेंटर पे था ना, तो अब यहाँ पे सेंटर पे नहीं दिखेगा प्रोटॉन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, दिस इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। तो अब देखिए हम इधर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए हुए हैं, ठीक है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा इधर शिफ्ट हो गया, तो इसीलिए अब ये देखिए प्रोटॉन इसके सेंटर पे नहीं आ रहा है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस d हो जाएगा, ठीक है ना। या जो भी है, आप r लिखना चाहते हैं तो r लिख दीजिए। ये तो ये नेगेटिव सेंटर हो गया, ये पॉजिटिव सेंटर, तो इसमें डाइपोल मोमेंट जो इंड्यूस हुआ ना, दैट इज इक्वल टू चार्ज इसका e हो गया और सेपरेशन यहाँ पे r क्रिएट हो गया, तो ये डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आर अभी नोन नहीं है ना, तो आर को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं इक्विलिब्रियम का, कि जैसे ये प्रोटॉन है ना, इस प्रोटॉन पे फोर्स दो तरह का लग रहा होगा, एक अप्लाइड फील्ड का फोर्स लग रहा होगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा। तो इक्विलिब्रियम ऑफ प्रोटॉन लगाओगे ना, तो ये ऐसे लिखना पड़ेगा, ई इंटू ई इज इक्वल टू, ठीक है ना, ये अप्लाइड फील्ड हो गया, और इंटू ई इंटू फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे लिख दिया जाता है। तो ई कैंसिल हो गया, तो ठीक है ना। तो यहां से देखिए, ठीक है, सो दैट्स द सिचुएशन। तो ये बेसिकली क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे निकल रहा है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड के इक्वल आ गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ना, ऐसे लिख दिया जाता है, ठीक है। ये अंदर में जो है ना यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर की तरह इसे ट्रीट कर रहे हैं, तो रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आर, जो लोग ईएमटी पढ़े हैं वो जानते होंगे इस फॉर्मूले को, आर इज इक्वल टू यहाँ से आ जाता है, देखो 3 एप्सिलॉन नॉट और इंटू ई और डिवाइडेड बाई, ठीक है ना, रो। तो इस आर को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये P इज इक्वल टू, देखो यहाँ से P आ जाएगा E इंटू और 3 एप्सिलॉन नॉट और इंटू E और डिवाइड बाय रो, ये आ गया। अब हम ये फॉर्मूला में लगा रहे हैं, ठीक है। देखिए P इंड्यूस हमारा यही है और फील्ड जो अप्लाई किया गया ना वो यही है यहाँ पे फील्ड, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं P इज इक्वल टू अल्फा और E लोकल जो लिखते हैं ना वो लिख दे रहे हैं। तो P इज इक्वल टू देखो E 3 एप्सिलॉन नॉट और इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और डिवाइड बाय रो इज इक्वल टू यहाँ पे अल्फा हो गया, ठीक है। और ई लोकल मतलब वही जो फील्ड अप्लाई किया गया ना, वही लोकल फील्ड है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से, तो अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है ना। तो इसको जो है ना, रो को आप लिख दोगे चार्ज अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना। रो को ऐसे लिख दोगे, रो इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम में 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब आ जाता है, ठीक है ना। ये रो का वैल्यू यहाँ पुट करके देख लोगे, ठीक है। तो ये पोलराइजेबिलिटी ध्यान रखोगे, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट। कभी कभी जानते हो ऐसे रिजल्ट डायरेक्ट एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे ये टीएफआर में पूछा गया था ये फॉर्मूला, दिस वाज आस्क्ड इन टीएफआर, ठीक है ना। तो पोलराइजेबिलिटी हाइड्रोजन एटम का, पोलराइजेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे, देखो दिस इज पोलराइजेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखिए क्या है कि किसी मटेरियल में ये जो पोलराइजेबिलिटी है, और फिर हम लोग यहाँ पे जैसे ससेप्टिबिलिटी डिफाइन किए हुए हैं, ससेप्टिबिलिटी, और आप सभी जानते हो कि देयर इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 1 प्लस काई ई, ठीक है ना, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है पोलराइजेबिलिटी, ठीक है, दीज आर ऑल्सो रिलेटेड टू ईच अदर। तो देयर इज अ डेरिवेशन, ओके, सो रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन आर, ठीक है ना, एंड अल्फा, ठीक है ना। तो एप्सिलॉन आर और अल्फा के बीच में हम लोग रिलेशन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दिस रिलेशन, ठीक है, तो ये रिलेशन जो है डिस्कस किया जा रहा है फॉर सपोज, ये शायद नॉन पोलर मॉलिक्यूल के लिए वैलिड होता है, ठीक है ना। दिस रिलेशन इज वैलिड फॉर नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ओके, नॉन पोलर मटेरियल, नॉन पोलर मटेरियल्स के लिए ट्रू होता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड बेसिकली क्लॉसियस मोसोटी रिलेशन, ओके, ये है क्लॉसियस ठीक है, मोसोटी रिलेशन, ठीक है। तो इसे हम लोग देखिए इस तरह से लिख देते हैं, एप्सिलॉन आर -1 और डिवाइड बाय एप्सिलॉन आर +2
और इज इक्वल टू 1/3 और यहाँ पे नंबर डेंसिटी और इनटू अल्फा। ये बेसिकली क्लॉसियस-मोसॉर्टी रिलेशन है, ठीक है ना। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कि n जो है वो बेसिकली नंबर डेंसिटी है, नंबर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, नंबर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ना कि देखो नॉन पोलर में ही पोलराइजेबिलिटी कॉन्सेप्ट हम लोग ऐसे इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है ना, कि इंड्यूस पोलराइजेबिलिटी। हालांकि पोलर में भी उसमें फिर बात आती है रोटेशनल, आयनिक पोलराइजेबिलिटी, वो सभी डिस्कशन होता है, लेकिन ये जनरली नॉन पोलर के लिए ट्रू होता है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला, ठीक है, जिसमें हम लोग पहले से मान के चल रहे हैं कि मॉलिक्यूल में कोई पोलराइजेबिलिटी नहीं है। तो कभी जानते हो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, देखिए कि नंबर डेंसिटी दे दिया गया, ठीक है ना, और आपसे बोल दिया गया बेसिकली डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट मटेरियल का दे दिया गया, सो व्हाट इज द पोलराइजेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, समटाइम्स डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। ओके, तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो कुछ चीजें जो ये एक इसमें पूछी जा सकती है, वो एक ये है और इससे एक रिलेशन आ सकता है, ठीक है। अच्छा, ये डायमेंशनलेस बन रहा है ना, आप एक बार चेक कर लो, ठीक है ना। देखो यहाँ पे कहीं अल्फा का जो यूनिट है ना, थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन लग रहा था, इसीलिए हम देखो बोल रहे थे। देखो अल्फा का जो यूनिट है ना, देखिए अल्फा में क्या क्या आ रहा है, 4πε0r³। तो यहाँ पे 4πε0r³ पुट करोगे, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होगा कि 4πε0r³ पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो इसमें बेसिकली इसमें आ जाएगा n इज इक्वल टू नंबर बाई वॉल्यूम है, तो 4πr³, तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये कैंसिल हो गया, तो अब देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या बच रहा है, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे बच जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। तो अल्फा जो है ना, अल्फा सॉरी हाँ, अल्फा में बेसिकली पुट करने के बाद यहाँ एप्सिलॉन नॉट बच जा रहा है, इधर डायमेंशनलेस है बेसिकली। तो यहाँ पे हमें जो है ना बेसिकली एप्सिलॉन नॉट एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, ठीक है, वी विल हैव टू मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे कुछ एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे आएगा, एक मिनट, क्योंकि डायमेंशनलेस नहीं हो रहा है ये, क्योंकि एक साइड डायमेंशनलेस हो जा रहा है, दूसरा साइड डायमेंशनलेस नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है ना कि एक एप्सिलॉन नॉट का फैक्टर होगा, ठीक है, या यहाँ पे डिवाइड में कर देते हैं एप्सिलॉन नॉट। अगर हम इस तरह से, ठीक है ना, तो ये बेसिकली डिवाइडेड में एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। एक मिनट, हम इसको थोड़ा सही बता देते हैं रिजल्ट क्या है, ठीक है। वो जानते हो कुछ बुक्स में, हर बुक में अलग अलग तरीके से लिखा होता है, ठीक है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ही आएगा, ठीक है, सही है, एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है बुक्स में, ठीक है ना, क्योंकि वो डायमेंशन से पता चल रहा था ना कि डायमेंशनलेस, यहाँ पे अल्फा के वैल्यू पुट करने के बाद जो है ना एप्सिलॉन नॉट बच जा रहा था, तो उसको कैंसिल करने के लिए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यही आएगा, ठीक है ना, दैट्स द करेक्ट। तो ये बेसिकली हमारा क्लॉसियस-मोसॉर्टी रिलेशन है, ठीक है। ओके, तो अब देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग में बात किए ना कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो भी बेसिकली दो टाइप के जनरली हो सकते हैं, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। तो जैसे पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है ना, तो पैरा डाइलेक्ट्रिक जो है उसमें इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स में कुछ डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है ना। तो वो डाइपोल मोमेंट्स जो है ना रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर हम इसे बेसिकली किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं, ठीक है, तो फिर वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा टिल्ट होते हैं, देन दे ऑल गिव ए नेट मैग्नेटाइजेशन, ठीक है ना। तो उससे एक नेट मैग्नेटाइजेशन डेवलप होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी अगर हम देखिए एवरेज डाइपोल मोमेंट, ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इन प्रेजेंस ऑफ सम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ठीक है। तो इस तरह से निकलेगा, देखिए एवरेज डाइपोल मोमेंट इन प्रेजेंस ऑफ, ये एग्जैक्टली वैसे ही कैलकुलेशन होगा, तो हम लोग इसलिए कैलकुलेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड और ये कोई डाइपोल है, ठीक है, तो ये एंगल अगर थीटा है यहाँ पे, तो इसकी जो एनर्जी होगी ना, एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई होती है, ठीक है ना। तो ये एनर्जी का फॉर्मूला है, तो माइनस पी इंटू ई और ये कॉस थीटा हो गया, ठीक है, दैट्स द एनर्जी, ठीक है। तो अब हम इसमें थीटा, ये क्लासिकल थ्योरी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज क्लासिकल थ्योरी, ठीक है। तो अब देखिए इसमें थीटा एंगल पे होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी,
ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी अगर आप निकालेंगे ऑफ बीइंग एट थीटा एंगल, ओके, तो उसके लिए आपको पार्टीशन फंक्शन वगैरह लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे पार्टीशन फंक्शन आप निकालेंगे तो पार्टीशन फंक्शन ऐसे निकलेगा, समेशन ऑन ऑल एनर्जी स्टेट्स और ई टू द, मतलब एनर्जी को हम एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड को यू लिख दे रहे हैं ना, तो एनर्जी को चलो हम यू, ठीक है, एनर्जी को हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को ई लिखे हुए है ना, तो माइनस बीटा यू लिख देते हैं ऐसे करके, ठीक है ना। तो यहाँ पे सभी यू पे सम कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये ऐसा हो जाएगा, देखो ई टू द पावर बीटा और इसमें पी इंटू ई और इंटू कॉस थीटा है। तो अब आपको देखने में समझ में आ रहा है कि कंटिन्यूअस थीटा इज कंटिन्यूअस वेरिएबल, तो इसमें जानते हो क्या करना होगा, समेशन को इंटीग्रेशन से रिप्लेस करना होगा और इसको सभी सॉलिड एंगल पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ वी ऑब्टेन द पार्टीशन फंक्शन। तो पार्टीशन फंक्शन निकल गया। अब हम जैसे एवरेज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना चाहते हैं ना, जैसे इसको जेड डायरेक्शन आप बोल दोगे, तो जेड डायरेक्शन में एवरेज डाइपोल मोमेंट निकालोगे तो ऐसा हो जाएगा पी कॉस थीटा, ठीक है ना ये, और फिर इसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोबेबिलिटी इसका इतना आएगा, ठीक है ना, बेसिकली ई टू द पावर माइनस बीटा यू और डिवाइड बाय जेड, ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी हो गया। और फिर इसको हम सम करेंगे, ठीक है ना, सभी एनर्जी स्टेट्स पे, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका समेशन करना होगा, तो अल्टीमेटली फिर से ये बन जाएगा ऐसे, देखो पी कॉस थीटा और ई टू द पावर माइनस बीटा इंटू बीटा और यू का वैल्यू लिख देंगे तो पी ई कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे जेड हो गया, और ये इंटीग्रेशन डी ओमेगा पे होगा, दिस इंटीग्रेशन इज ऑन डी ओमेगा, ठीक है। तो जेड हमारा ये लिखा हुआ है, दिस इज जेड। तो ये सब कैलकुलेट करोगे ना, अल्टीमेटली ये उसी तरह का कैलकुलेशन है। तो पी जेड इज इक्वल टू, ठीक है ना, पी जेड एवरेज जो निकलेगा हमारा, दैट विल कम आउट टू बी, यहाँ से ये पी एक बाहर आ जाएगा, ओके, और यहाँ पे फिर वही लैंजविन फंक्शन आ जाएगा एल, ठीक है ना, एल और इसमें, ठीक है, बीटा पी इंटू, ठीक है ना, एल फंक्शन ऑफ बीटा पी इंटू ई, ऐसा हो जाएगा। दिस इज व्हाट यू विल गेट, ओके। तो ये लैंजविन फंक्शन आ जाएगा, ठीक है, एल जो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज लैंजविन फंक्शन, ठीक है। तो ये लैंजविन फंक्शन होगा, ठीक है। तो लैंजविन फंक्शन याद है आप लोग को, इसमें हम लोग हाई टेम्परेचर पे अगर टी को हम हाई लेते हैं, टी हाई, ठीक है, तो बीटा जो है इसमें स्मॉल हो जाता है। तो इस केस में याद है लैंजविन फंक्शन लोग कैसे लिखे थे, जैसे एल एक्स का अप्रोक्सीमेशन बताया था आपको कि दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना था, x/3। हाँ x/3 है ना, इट वाज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू x/3, ठीक है ना। और लैंजविन फंक्शन ये ध्यान रखोगे, एल जो है ना ये बेसिकली कॉट हाइपरबोलिक x है, सॉरी कॉट हाइपरबोलिक x और -1 x/3 है, -1/x, सॉरी -1/x है, ठीक है। तो ये लैंजविन फंक्शन है, ठीक है। तो इसमें भी फिर वही आ जाएगा, x/3 का लिखने का मतलब है, देखो पी जेड एवरेज जब निकालोगे ना, तो पी जेड एवरेज इज इक्वल टू पी इंटू, और x की जगह पे मतलब बीटा पी ई, ठीक है ना, p इंटू ई और डिवाइड बाई 3 ऐसा है, तो ये p स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एक डाइपोल का एवरेज डाइपोल मोमेंट निकला है जेड डायरेक्शन में। तो अगर हम मान लीजिए बहुत सारे डाइपोल हैं, ठीक है ना, तो हम ऐसे निकालेंगे, देखिए p जेड का अगर हम टोटल वैल्यू निकालते हैं, टोटल एवरेज वैल्यू, ठीक है ना, तो बेसिकली n से मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, तो n इंटू पी और इंटू बीटा, और ये p स्क्वायर हो जाएगा, p इंटू पी और इंटू ई डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी ये टोटल डाइपोल मोमेंट निकल गया, इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे ना, टोटल मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो पोलराइजेशन वेक्टर देखो कैपिटल P जो निकालते हैं ना, वो पी जेड टोटल ऐसे निकालोगे, पी जेड टोटल का जो एवरेज वैल्यू है डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे ना, तो ये n बाई वी से बेसिकली स्मॉल n बन जाएगा। तो ये पोलराइजेशन है, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। तो यहां से देखिए पोलराइजेशन जो निकलेगा हमारा, ठीक है ना, पोलराइजेशन दैट इज इक्वल टू, ये n बाई वी जो है ना स्मॉल n बन जाएगा, तो n इंटू पी स्क्वायर बीटा और इंटू ई और डिवाइड बाई 3, ये निकल गया पोलराइजेशन, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो अब हम लोग देखो जानते हैं कि बेसिकली ये ऐसे लिखा जाता है ना, पोलराइजेशन इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट और काई ई और इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम पोलराइजेशन का ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो इसीलिए काई ई जो यहाँ से, देयरफॉर काई ई जो यहाँ से निकल रहा है दैट इज n इंटू पी स्क्वायर और इंटू बीटा और डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला निकल गया, ठीक है ना, दिस इज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो यहाँ से आप देखिए कि इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n इंटू पी स्क्वायर और इंटू डिवाइड बाई 3 kBt, ठीक है ना, 3 kBt, ठीक है, और इंटू एप्सिलॉन नॉट।
ये इसका रिजल्ट आ रहा है। आपको याद है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का क्या रिजल्ट निकला था? डू यू रिमेंबर? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जब निकला था ना, तो देखो ये ध्यान रखोगे, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हमारा ऐसे निकला था, एन इंटू वहां पे म्यू स्क्वायर निकला था मैग्नेटिक, ठीक है ना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ओके, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे 3 केबीटी था, ठीक है, और 3 केबीटी और इसमें म्यू नॉट था, ओके, ऊपर में। तो एक्चुअली जानते हो इलेक्ट्रिक का डिस्कशन और मैग्नेटिक का डिस्कशन एक ही जैसा होता है, मतलब थ्रू आउट ईएमटी, जिसमें ये देखा जाता है ना कि अगर आपका इलेक्ट्रिक में 1/एप्सिलॉन नॉट है ना, उसको म्यू नॉट लिख दिया जाता है मैग्नेटिक में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक रिजल्ट को अगर मैग्नेटिक में कन्वर्ट करना है ना, तो 1/एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट लिख दिया जाता है, और जहां पे ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आ रहा है वहां पे मैग्नेटिक डाइपोल तो लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये म्यू जो है ना यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट था, ठीक है दिस, तो ये मैग्नेटिक के केस में रिजल्ट आ रहा है। तो देखो यहाँ से हमारा ससेप्टिबिलिटी प्रोपोर्शनल टू 1/टेम्परेचर, ठीक है ना, केबीटी से हमारा टेम्परेचर ये, तो यहाँ से काई प्रोपोर्शनल टू 1/टेम्परेचर निकल रहा है, तो ऑब्वियसली फिर इसमें भी ग्राफ जो बनेगा ना वो ऐसे ही बनेगा, काई और वर्सेस टेम्परेचर अगर प्लॉट करोगे तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। तो अब देखिए जैसे काई का ये ग्राफ है, तो अगर हमसे एप्सिलॉन आर निकालने के लिए बोला जाता है, तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू हमने बताया ना 1 प्लस काई ई होता है, तो इसका भी ग्राफ जो अगर हम बनाएंगे तो इसके लिए भी ऐसे ही आएगा, एप्सिलॉन आर और काई ई टेम्परेचर का ग्राफ, ये भी लगभग ऐसे ही जाएगा, ठीक है ना, दिस इज हाउ इट विल गो, इज दैट ओके। तो सिमिलर टाइप का ग्राफ होगा इसमें, ठीक है। तो देखिए ये तो है हमारा समझ लीजिए कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है, ये पैरा डाइलेक्ट्रिक है, ये दिस इज फॉर पैरा डाइलेक्ट्रिक, ठीक है ना, पैरा डाइलेक्ट्रिक के लिए है, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा कि अगर हम लोग बेसिकली ये ये पैरा डाइलेक्ट्रिक के लिए है, तो अगर हम लोग क्या बोलते हैं इस फेरो डाइलेक्ट्रिक के लिए डिस्कस करेंगे ना, तो उसी तरह से जैसे पहले डिस्कस किया गया था ना, उसी तरह से डिस्कस किया जाएगा, ठीक है, फेरो डाइलेक्ट्रिक के लिए। तो देखो फेरो डाइलेक्ट्रिक में बस ये बताया गया टी माइनस टीसी आता है, तो मतलब फेरो डाइलेक्ट्रिक का अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालेंगे तो उसका भी ग्राफ कुछ इसी तरह से आएगा, ओके, इट इज समथिंग लाइक दिस, ओके। यही क्वेश्चन जो है ना, देखो इस बार गेट एग्जाम में पूछा गया था कि फेरो डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ किस तरह से वैरी करता है, ठीक है। तो सर ये पोलर मॉलिक्यूल के लिए था ना? ये जो पैरा डाइलेक्ट्रिक जब हम बात करते हैं ना, तो पोलर मॉलिक्यूल ही होगा, तभी तो सभी क्या बोलते हैं बेसिकली उसमें एक डाइपोल मोमेंट की बात की जाएगी, ठीक है ना। तो ये पोलर है लेकिन मतलब रैंडम, ये जो है ना सभी रैंडम होंगे, रैंडम होंगे, तो नेट डाइपोल मोमेंट इसमें 0 होता है, तो डाइपोल मोमेंट डेवलप हो रहा है, मतलब नेट डाइपोल मोमेंट पूरे मटेरियल का 0 होता है, मतलब पोलराइजेशन मटेरियल का, ये जो टोटल डाइपोल मोमेंट है ना इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो आप देख रहे हो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 करेंगे तो ये टोटल कितना होगा, ये 0 हो जाएगा। सो इफ यू मेक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 दिस टोटल विल बिकम 0, तो इसीलिए इसको मतलब बोलते हैं कि स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन इसमें नहीं है, देयर इज नो स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन, ओके। और फेरो डाइलेक्ट्रिक में स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन होता है, ठीक है। देखो ये सभी टॉपिक जानते हो, थोड़ा हम पढ़ा दिए हैं, ठीक है, लेकिन क्या बोलते हैं एग्जाम में भी जो क्वेश्चन अगर आता है ना, तो इसी तरह के ग्राफ वगैरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, इससे बहुत ज्यादा जानते हो थियोरेटिकल क्वेश्चन, मतलब प्रॉब्लम और वैल्यूज वगैरह निकालने के लिए बहुत कम चांस होता है, ठीक है। तो मोस्टली आप जानते हो ग्राफ, आपके पास अगर कोई बुक है ना, तो उसको पेज पलट करके आप ग्राफ वगैरह एक तो थोड़ा देख लोगे ना, तो बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो इसी तरह ग्राफ होता है। तो देखो इसका अगर हम फेरो के लिए लिख रहे थे ना, देखो फेरो, तो फेरो के लिए अगर हम जैसे लिख रहे थे काई ई दिस इज प्रोपोर्शनल टू 1/t माइनस टीसी, ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका भी ग्राफ अगर हम बनाएंगे ना, तो देखो टीसी के बियॉन्ड, ये फॉर टी, ये ग्राफ जो आता है ना टी ग्रेटर देन टीसी के लिए होता है, ठीक है ना। तो टीसी के बियॉन्ड अगर हम देखेंगे तो इसका ग्राफ तो कुछ ऐसा होगा ही, ठीक है ना, इट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये इस तरह केस है, लेकिन इसमें देखो क्या होता है कि इस साइड का जो बिहेवियर है ना वो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है, ठीक है, दिस साइड इज समवॉट कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं इस साइड का प्रिसाइजली थ्योरी से तो पता नहीं है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन आया था ना इस बार गेट एग्जाम में, आप क्वेश्चन देखिए, वो बेसिकली थोड़ा हमें लगता है कि लॉजिक लगा करके आंसर करना पड़ेगा उसे, ठीक है।
देखो क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि इसमें पूछा गया कि क्या बोलते हैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखो चूज द ग्राफ दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द वेरिएशन ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट विथ टेम्परेचर इन फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है ना, टेम्परेचर के साथ बेसिकली कौन सा बेस्ट हमें ग्राफ दिखेगा। ठीक है ना, तो ये बेसिकली ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखो सबसे पहले हाई टेम्परेचर पे तो आप देख रहे हैं कि ये वाला पोर्शन तो आता ही है। ठीक है ना, इस तरह का पोर्शन। ठीक है ना, दिस 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 इज व्हाट एक्चुअली कम्स। ओके, तो देखिए क्या हो रहा है कि लो टेम्परेचर पे इसमें क्या दिखा रहा है, जैसे हम ऐसे देखें कि लो टेम्परेचर पे जो है ना, देखो क्या है कि ये बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ये इन्फिनिटी हो जाएगा लो टेम्परेचर पे। और ये जो है ना बेसिकली ये जो है जीरो की तरफ जा रहा है। ठीक है ना, मतलब ये जरूरी नहीं कि जीरो हो। ठीक है ना, कभी कभी ग्राफ ड्रॉ किया होता है ना, तो ऐसा होता है कि ये जो है ना यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट अगर नहीं दिया हुआ है ना, तो इसको हम लो वैल्यू मान सकते हैं। इट मे नॉट बी जीरो एक्चुअली। ठीक है ना, ये जीरो नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली देखिए क्या है इसमें कि और ये बेसिकली इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इट इज गोइंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। ठीक है ना, ये ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा कि अगर हम इसको इस तरह से थिंक करें कि कोई मटेरियल है। ठीक है ना, ये तो इसमें पता चल रहा है कि ऑप्शन दो ही पॉसिबल होंगे। ठीक है ना, और कोई ऑप्शन इसमें पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अदर ऑप्शन में देखिए ये तो ऊपर दिखा रहा है, तो वेरिएशन तो ऐसा आएगा, नीचे की तरफ जाना चाहिए, और ये कांस्टेंट दिखा रहा है, तो ये दो तो पॉसिबल नहीं है। आइदर दिस और दिस शुड बी पॉसिबल। ओके, तो बेसिकली अगर हम इसमें देखें कि टेम्परेचर के साथ वेरिएशन कैसा होना चाहिए। ठीक है, अगर हम इस चीज को समझना चाहते हैं तो देखिए लो टेम्परेचर पे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम दिखाया जा रहा है, और हाई टेम्परेचर पे जो है ये थोड़ा सॉरी इसमें थोड़ा हाई दिखाया जा रहा है। तो वही हमें देखो समझना है। तो इसमें देखो क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक जो फेरो डायलेक्ट्रिक जो होंगे ना, फेरो डायलेक्ट्रिक में सिचुएशन ऐसा होगा ना कि अगर फेरो डायलेक्ट्रिक फेरो डायलेक्ट्रिक ठीक है, तो फेरो डायलेक्ट्रिक में भी यही होगा कि बिकॉज ऑफ स्पिन इंट्रैक्शन डायलेक्ट्रिक्स जो है ना इस तरह से मान लीजिए अलाइन हो गए। ठीक है, डायलेक्ट्रिक्स जो हैं वो अलाइन हो रहे हैं, और ये डाइपोल्स जो है ना ये अलाइंड है। ठीक है, तो डाइपोल अगर अलाइंड है पहले से, ये इस तरह से। ठीक है, तो देखो बेसिकली क्या होगा कि अगर हम डाइपोल्स अलाइंड है ना, तो इसका मतलब जानते हो क्या होगा। अगर हम ऐसे इस तरह से देखते हैं कि जैसे मान लीजिए अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, इफ वी अप्लाई सम इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब हमें थोड़ा लॉजिकली थिंक करना होगा। ठीक है, देखो इस तरह से ये मतलब सपोज करो t इक्वल टू 0 पे है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, वी आर अप्लाइंग सम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इस डाइपोल पे क्या इफेक्ट होगा, व्हाट इफेक्ट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल हैव। ये इसमें कुछ डाइपोल मोमेंट वगैरह इंड्यूस करेगा कि नहीं करेगा, बताइए। विल इट इंड्यूस सम डाइपोल मोमेंट। तो देखो एक्चुअली क्या होगा कि हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, जैसे पोलराइजेशन इज इक्वल टू, हम लोग ये लिखते हैं जो पोलराइजेशन डेवलप होता है एप्सिलॉन नॉट और काई ई। ठीक है ना, काई ई और इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो पोलराइजेशन, ये जो P लिखा हुआ है ना, वो बेसिकली है पोलराइजेशन डेवलप्ड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ऐसा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रखेंगे तो पोलराइजेशन हमारा 0 हो जाना चाहिए। ठीक है ना, तो ये पोलराइजेशन डेवलप्ड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है ना, कि हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए उसकी वजह से कितना पोलराइजेशन डेवलप हो रहा है। ठीक है ना, तो बेसिकली जानते हो क्या होगा कि इसमें जो है ना, अगर टेम्परेचर 0 है ना, तो ये सबके सब अलाइंड है एक ही डायरेक्शन में। तो हम लोग जानते हो कि ये कहते हैं कि मटेरियल के अंदर पोलराइजेशन देखो डेवलप तब होता है, जैसे ये पोलराइजेशन डेवलप तभी होता है जब क्या बोलते हैं, पहले डाइपोल्स रैंडमली ओरिएंटेड हैं। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो तो सभी एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जा रहे हैं, तो हम बोलते हैं उसके अंदर डाइपोल मोमेंट डेवलप हो गया। ठीक है ना, तो आप बोलते हो मटेरियल पोलराइज हो गया। मतलब पोलराइज होना, मटेरियल का पोलराइज होने का मतलब ये होता है ना कि जैसे मान लीजिए मटेरियल के अंदर पहले पोलराइजेशन 0 था, अब बाद में जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया ना, तो अब पोलराइजेशन इसमें 0 नहीं है, तो आप बोलोगे मटेरियल पोलराइज हो रहा है, इट इज गेटिंग पोलराइज्ड। ऑलराइट,
तो इसमें ये तो क्या है कि ऑलरेडी पोलराइज्ड है, इट इज ऑलरेडी पोलराइज्ड, तो मटेरियल पोलराइज नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब इसमें एक तरह से सैचुरेटेड पोलराइजेशन है, ठीक है ना, ये सैचुरेटेड पोलराइजेशन है, तो ये फर्दर पोलराइज नहीं हो रहा है मटेरियल। तो फर्दर पोलराइज नहीं हो रहा है ना, तो ये काईएम जो है ना वो बेसिकली स्मॉल होगा, ठीक है ना। मतलब अब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से कुछ एक्स्ट्रा इसमें पोलराइजेशन डेवलप नहीं हो रहा है, ठीक है ना, जो ऑलरेडी है वही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो मतलब बेसिकली ऐसे हम कह सकते हैं कि देखो काई ई को आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ से डीपी और बाई डीई, मान लो इसको हम ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड से, ठीक है ना। तो डीपी बाई डीई जैसा अगर हम लिखते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि इसका पोलराइजेशन जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ चेंज नहीं हो रहा है, यू आर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड बट सारे के सारे अलाइंड है ऑलरेडी, पोलराइजेशन चेंज हो ही नहीं रहा है। तो ये बेसिकली एक तरह से हमारा जीरो हो गया। तो देखो एप्सिलॉन आर जो हम लिखते हैं ना, तो 1 प्लस काई ई लिखा जाता है, तो मतलब स्टार्टिंग में ये स्मॉल है ना, तो इसका मतलब ये भी स्मॉल होगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें ऐसे लिखना होगा एट लो, ठीक है ना, एट लो टेम्परेचर, ठीक है ना, काई ई टेंड्स टू 0, सो एप्सिलॉन आर जो है ना ये हमारा स्मॉल होगा, दिस इज स्मॉल, ठीक है ना, लार्ज नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी लार्ज, इज दैट ओके। तो इसीलिए जानते हो इसमें ये क्या बोलते हैं, अगर हम वेरिएशन लिखेंगे ना तो ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है, एप्सिलॉन आर और वर्सेस टेम्परेचर, ये मान लीजिए हमारा टीसी है, तो इसमें जो है ना स्टार्टिंग में ये 0 नहीं है, ध्यान रखोगे, हो सकता है ये 1 हो, ठीक है ना। तो ये ऐसा होगा, क्योंकि जब टेम्परेचर आप बढ़ाओगे ना, व्हेन यू इंक्रीज टेम्परेचर, तो इसमें फिर रैंडमाइजेशन आना स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो रैंडमाइजेशन मान लीजिए थोड़ा रैंडम हो गया, अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो फिर वो अलाइन होगा, ठीक है ना। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को मटेरियल किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है उस चीज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मान लीजिए ऑलरेडी अलाइंड है, इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई इफेक्ट आ ही नहीं रहा है इसमें, तो आप बोलोगे मटेरियल कोई रिस्पॉन्स दे ही नहीं रहा है, ये सभी जो है ना रिस्पॉन्स फंक्शन भी कहलाते हैं, ठीक है ना, दीज आर कॉल्ड रिस्पॉन्स फंक्शन एक्चुअली। तो लो टेम्परेचर पे एक्चुअली यही हो रहा है कि कोई रिस्पॉन्स दे ही नहीं रहे मटेरियल, तो इसीलिए लो टेम्परेचर पे जो है ना एक ई 0 होगा, तो एप्सिलॉन आर जो है स्मॉल होगा, मतलब 1 कह सकते हो आप, ठीक है ना। तो ये इसीलिए 0 नहीं है, ध्यान रखोगे 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह का बेसिकली सिचुएशन है, ठीक है ना। तो ये कुछ डायलेक्ट्रिक से रिलेटेड बेसिक प्रॉपर्टीज हम आपको बता दिए हैं, ठीक है। कभी एग्जाम में अगर ये फॉर्मूला याद रखो, क्योंकि इसमें जो है ना ये इलेक्ट्रिक में भी यूज हो रहा है और मैग्नेटिक में भी, दोनों सेम फॉर्मूला था, और आपको बताया गया था कि जैसे अगर क्वांटम थ्योरी पढ़ते हो ना, तो यही म्यू का वैल्यू फिर वहां पे ऐसा आ जाता है जी जे और इंटू क्या था म्यू बी और रूट अंडर जे इंटू J+1, ठीक है ना। क्वांटम थ्योरी में बस इतना आ जाता है ये, ठीक है ना, क्वांटम, ठीक है। तो ये सभी रिलेटेड जैसे है ना, तो इसको रिलेट करके आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दी सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ओके। तो आप ऐसा करिए कि हम लोग जो है ना अभी मतलब क्विकली स्टॉप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कल जो है ना आप लोग एक बार पूरा रिवाइज कर लीजिए इसको, ठीक है। और जो भी डाउट्स वगैरह होगा ना, तो हम कल एक आप लोग का मॉर्निंग में डाउट क्लास लेते हैं, ठीक है ना। इसका टुमारो प्रॉब्लम्स वगैरह आप लोग देख लीजिए, तो हम डाउट्स ऑन सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ठीक है। तो एक बार हम लोग पूरा सॉलिड स्टेट फिजिक्स में जो भी डाउट्स वगैरह होगा वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब जानते हो, देखो हम सोच रहे हैं ना कि आप लोग का नया टॉपिक एक्चुअली क्वांटम मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज हो जाता है, तो हम नया टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे ना वो क्वांटम मैकेनिक्स हम सोच रहे हैं स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और दूसरा जानते हो आप लोग का अभी जैसे गेट का एग्जाम है ना, तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा आप लोग को मतलब हम बोले थे ना कि कुछ कवर करा देते हैं, तो ऐसा करो कि हम एक मतलब बहुत ज्यादा क्लासेस नहीं लेंगे, एक क्लास में जितना हो सकेगा वो करा देते हैं, ठीक है। तो 3 आवर्स का हम एक क्लास लेंगे, ठीक है ना। 3 आवर्स में हम क्या बोलते हैं ये एटॉमिक फिजिक्स आप लोग को कम लगभग पूरा कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, 3 आवर्स का क्लास में, ठीक है। तो 3 आवर्स में एटॉमिक हम मैक्सिमम कॉन्सेप्ट बता देंगे जो बेसिक, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और एक हम 3 आवर्स का जो है ना 3 आवर्स का ये ले लेते हैं, क्या बोलते हैं ये क्या है थर्मोस्टेट, ठीक है। तो एक थर्मोस्टेट का हम 3 आवर्स का आप लोग का क्लास लेते हैं, ठीक है ना। तो ये मतलब कह सकते हो क्रैश कोर्स जैसा है ये, ठीक है ना।
फिर बाद में ऐसा नहीं कि इससे कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा, बाद में जो है ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना जो जानते हो, मतलब ऐसा है कि 3 आवर्स की क्लास आप थोड़ा सीरियसली अगर अटेंड कर लेते हो तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम के सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कई टर्म सिंबल वगैरह आ जाता है कभी कभी निकालने के लिए, ठीक है ना। कभी कभी एटॉमिक वगैरह से जानते हो बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल जो है ना टू द पॉइंट हम 3 आवर्स में तो ये और ये हम कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज जैसे आज क्या डेट है, आज है हमारा 5th, ठीक है ना। 12th को है ना ये गेट का एग्जाम। यस सर। हाँ तो अभी इधर इससे पहले ही हम मतलब 10th से पहले करा देंगे, ठीक है ना। तो ये 2 क्लासेस हम इसका अलग से ले लेते हैं, फिर बाद में तो एटॉमिक पढ़ाएंगे ही, ठीक है। क्वांटम के बाद पढ़ाएंगे एटॉमिक, ताकि ज्यादा दिक्कत ना हो आप लोग को। तो ये 2 हम 3 आवर्स का क्रैश वीडियो पॉज हो गया। हाँ हो गया। एक्सक्यूज मी, किसी का नेट का एडमिन का इशू हो रहा है? अभी नहीं हुआ है। अभी नहीं हुआ। एग्जाम सिटी इशू कर रहा है उस पर। वैसे आज क्लास कितने बजे तक होने वाली थी? 9 बजे तक होने वाली थी। कॉल करा किसी ने सर को? टाइम तो वैसे ही हो गया ना क्लास ऑफ होने का। हाँ वैसे भी 10 मिनट्स ही बचे हैं। अर्पित भाई आप होस्ट हो, एंड कर दो मीटिंग।